हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आज से 10 दिन की हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 12th। इकोनॉमिक्स में बार बार पूछे जाने वाले चैप्टर टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगी 10 डेज़ के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में बहुत टाइप की हम जो गुड्स है वो पढ़ेंगे। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, ये बहुत सारे टाइप्स की जो गुड्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यूज्ड की जाती है कंज्यूमर के द्वारा, जैसे कंज्यूम करना है, जो डायरेक्ट ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे वो कंज्यूमर गुड्स होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क का, टी का, ये सारे की सारे क्या हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जिनको हम दोबारा प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक गुड से जब हम दोबारा दूसरी गुड्स बनाते हैं, जैसे कि मशीनरी, किसी भी मशीनरी का यूज़ करके हम बार बार गुड्स बनाते जाते हैं, तो वो मशीनरी हमारे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। ठीक है, गुड्स कंज्यूमर गुड्स है या वो कैपिटल गुड्स है या वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ के ऊपर। कई बार क्या होता है कि सेम गुड्स जो है वो कंज्यूमर गुड्स भी होती है, ठीक है, और वो कैपिटल गुड्स भी हो सकती है, वो ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकती है, वो फाइनल गुड्स भी हो सकती है। हमें पता कैसे लगेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लें शुगर का। अगर शुगर किसी हाउस होल्ड ने परचेज की है घर पे यूज़ करने के लिए, तो शुगर फाइनल गुड्स है। वही शुगर किसी कैफ़े में यूज़ की है कॉफ़ी बनाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर वही शुगर किसी और कंपनी में यूज़ की जा रही है किसी और प्रोडक्शन को बनाने के लिए, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। कि अगर किसी गुड्स से हम दोबारा गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स होगी, और उसी सेम गुड्स से अगर हम फाइनल यूज़ करते हैं, उसके बाद हम दोबारा कुछ भी नहीं बनाते, तो वो हमारी क्या है, फाइनल गुड्स हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो हमारी क्या है, ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। फाइनल गुड्स आर टू टाइप्स की गुड्स होती हैं मेनली, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का यूज़ करके हम दोबारा कोई नई गुड्स बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर होती हैं और इनको यूज़ करके हम दोबारा कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनको हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्ट यूज़ करते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. Intermediate goods मैंने आपको बता ही दिया है। जो मेन इम्पोर्टेंट एक नोट है वो ये है बेटा कि जो सेम टाइम पर ही एक गुड्स है वो फाइनल भी हो सकती है और वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है। ये कैसे पता लगेगा कि वो फाइनल गुड्स है या वो इंटरमीडिएट गुड्स है? ये डिपेंड करता है उसके यूज़र पर, कि वो जो यूज़र है वो उसका फाइनल यूज़ कर रहा है या एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है। जैसे कि देखें, द सेम गुड्स मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, ये डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ के ऊपर। If it is used by the producer as a raw material, it is to be treated as an intermediate goods. Also, if it purchased by the household for their final consumption, are to be treated as a final good. अगर कोई मशीनरी, कोई कैफ़े, कोई इंडस्ट्री अगर किसी गुड्स को अपने एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करने के लिए परचेज करता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। वही सेम गुड अगर एक हाउस होल्ड सेक्टर परचेज करता है तो वो फाइनल गुड्स है। फॉर एग्जांपल कार, अगर एक पर्सन कार को कैब बनाने के लिए या टैक्सी बनाने के लिए यूज़ करता है, वो कार इंटरमीडिएट गुड्स है, वो कार कैपिटल गुड्स है।
वो लंबे टाइम तक यूज़ होंगी, उसकी वैल्यू बहुत हाई है। लेकिन वही कार अगर एक हाउस होल्ड सेक्टर अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करता है तो वो फाइनल गुड्स होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 और 2 मार्क्स में इसको डायरेक्ट पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि एक हाउस होल्ड सेक्टर है, उसने कार परचेज की है, आप लोग बताइए कि ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा या फाइनल गुड्स होगा। एक ऑनर ने टैक्सी बनाने के लिए एक कार परचेज की है, वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा या कैपिटल गुड्स होगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, आपको वो क्वेश्चंस करने होंगे। कंजप्शन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कंजप्शन गुड्स आर और कंज्यूमर गुड्स, ये एक ही बात होती है। आप उसको कंजप्शन गुड्स भी बोल सकते हैं और कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं। ये कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स वो होती हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। आइसक्रीम, मिल्क की हमारा मन किया कि ये गुड्स हमें चाहिए और वो डायरेक्ट हमने परचेज किया और यूज़ किया, वो हमारी क्या हैं, कंजप्शन गुड्स हैं। टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, फर्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत लंबा टाइम तक, जैसे कि फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब क्या है, हमारी ड्यूरेबल गुड्स हैं। बेड हो गया, इनको हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए मैक्सिमम उनको स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि क्रॉकरी हो गया, क्लोथ्स हो गया। ये वो आइटम्स हैं जिनको हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स में काउंट करते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम स्टोर कर नहीं रख सकते, जैसे कि वीट, मिल्क, शुगर, बहुत लंबे टाइम तक जिनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, वो है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज वो होता है जो हमारा डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की सर्विसेज लोगे, तो वो आपका क्या है, डायरेक्ट आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। आपका आइसक्रीम खाने का मन था, आप आइसक्रीम शॉप पे जाओगे और आइसक्रीम खाओगे, वो आपका क्या है, सर्विसेज होगा, नॉन मटेरियल गुड्स होगा। ड्यूरेबल, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, आपको एग्जांपल देंगे, क्रॉकरी है वो ड्यूरेबल गुड्स है या वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, क्लोथ्स है वो ड्यूरेबल गुड्स है या वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स है या वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको बहुत अच्छे से पेपर में पढ़ के जाना होगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा, वो है क्या है, वो हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर यूज़ करता है और लंबे टाइम तक यूज़ करता है। कैपिटल गुड्स का यूज़ करके प्रोड्यूसर दोबारा से बहुत सारी गुड्स बनाता है। कैपिटल गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोल सकते, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स भी रिप्रोडक्शन में काम आती है, कैपिटल गुड्स भी रिप्रोडक्शन में काम आती है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो है ज़रूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू हमेशा हाई हो। लेकिन कैपिटल गुड्स का एक इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कैपिटल गुड्स की वैल्यू हमेशा हाई रहेगा, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ज़रूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि वो हाई होगा। वो हाई हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, वो लो वैल्यू का भी हो सकता है। एग्जाम्पल नट बोल्ट, नट बोल्ट भी मशीन्स में लगे होते हैं, बार बार प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं है क्योंकि उनकी वैल्यू क्या है, लो है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, these are repeatedly used in the process of production for several years and are of high value, और उनकी वैल्यू क्या है, हाई होगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना के एग्जामिनर पूछ लेता है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर की होंगी क्योंकि प्रोड्यूसर उनको यूज़ करके दोबारा से प्रोडक्शन करता है, नई गुड्स बनाता है, रिप्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, बट जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं उनकी वैल्यू हाई होगी, ये कंपल्शन नहीं है। इसीलिए कैपिटल गुड्स वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कैपिटल गुड्स का एक सीधा सा फंडा है कि कैपिटल गुड्स की वैल्यू हाई होंगी। जिन इंटरमीडिएट गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स की वैल्यू हाई होगी वो कैपिटल गुड्स में आएगा, जिनकी वैल्यू हाई नहीं होगी वो इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। अब है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट है, सॉरी यहाँ पर
थोड़ा मिस्टेक है प्रिंटिंग में। कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर टू एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में जो 3 सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर जो कंजप्शन करेंगे, जो भी अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा खर्च करेंगे, उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंजप्शन करता है। गवर्नमेंट सेक्टर है वो गुड्स को रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अमंग डिफेंस फोर्स में, मिड डे मील, गवर्नमेंट स्कूल्स में या अदर पर्पजेस से भी वो क्या करता है, कंजप्शन करता है। और जैसे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक एनजीओ, गुरुद्वाराज, अदर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी के लिए ये लोग क्या करते हैं, कंजप्शंस करते हैं। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों का टोटल कर देते हैं, कंज्यूमर गुड्स का हमारे पास क्या आ जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर कंजप्शन करता है, नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंजप्शन करते हैं, इन सब का अगर हम टोटल कर दें, इन सब को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा क्या होगा, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा कंपोनेंट, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर करता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है स्टॉक के अंदर चेंज आना, कैपिटल फॉर्मेशन, पैसे से पैसे बनाना ही इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो मल्टीपल टाइम या तो हमें इंक्रीमेंट मिलता है या मल्टीपल टाइम हमारा पैसा कम हो जाता है। चेंज इन स्टॉक, डेल्टा शो करता है हमारा स्टॉक को, हमारा इन आई से हमने रेफ़र किया है इन्वेस्टमेंट को, और डेल्टा बताता है चेंज को के में, यानी कि पैसे में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कैपिटल फॉर्मेशन। पैसे से पैसा बनाना ही क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब हम मशीनरी वगैरह परचेज करते हैं उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जैसे कि किसी प्रोड्यूसर ने मशीनरी परचेज की है, कई साल तक वो उसका यूज़ करेगा, तो उसको बोलते हैं बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, unsold good, semi-finished good, which are in the process of production and raw material. This is called inventory stock. Inventory का मतलब होता है बेटा change in stock. लास्ट ईयर की कुछ चीज़ें अनसोल्ड रह गई हैं, हम लोग उसको इस साल कुछ नया इन्वेंशन करके, उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करके, थोड़ा सा चेंज करके जब हम उसको मार्केट में लेके आते हैं उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पिछले साल हमने बनाई, वो सेल नहीं हुई, ठीक है, उस चीज़ को सेल करने के लिए हमें थोड़ा सा इन्वेंशन करना होगा, चीज़ को मॉडिफाई करना होगा, कोई नई चीज़ बनानी होगी, उस पर जो खर्च होगा उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों बोला, क्योंकि जब हम उस चीज़ को कोई नया रूप देके मार्केट के अंदर लेके आएंगे वो सेल होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक एंड फ्लो। ऐसा रेयरली होता है कि किसी साल ये क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में ना पूछा गया हो। ट्रू एंड फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक में, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में स्टॉक एंड फ्लो पे क्वेश्चन आता ही आता है। स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल। किसी फिक्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, फिक्स टाइम पर अगर हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो वो हमारा स्टॉक है, कि आज इस तारीख को हमारे पास क्या है, ये स्टॉक है, ठीक है। अगर हम ड्यूरिंग द पीरियड पूछे, पूरा पीरियड, अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, तो वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि बेटा दिल्ली टू मुंबई का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, एक फिक्स टाइम पीरियड पर। अगर मैं ये कहूँ दिल्ली टू मुंबई हम बाय कार गए हैं तो कार की स्पीड क्या थी, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। दिल्ली टू मुंबई हम बाय एयर गए हैं तो हमें कम टाइम लगेगा, 1 आवर 2 आवर, वो एयर का स्पीड है, तो उसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, यानी कि डिस्टेंस कम नहीं हो सकता,
तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वो फिक्स है। लेकिन हम वो किससे जो दिल्ली टू मुंबई का डिस्टेंस है वो हम कैसे तय कर रहे हैं, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। बाय कार जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, अलग अलग टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड 2 आवर्स लगे, 10 आवर्स लगे, 12 आवर्स लगे, 2 डेज हमें लगे, तो वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि वो स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड ज़्यादा होगी जल्दी पहुंचेंगे। तो फ्लो क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड होता है, और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड पर होता है। ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जिसको हम 4 सेक्टर भी बोलते हैं। हमारे इकनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, मेनली 2 सेक्टर होते हैं। धीरे धीरे हमारा 3rd सेक्टर भी ऐड होता है और 4th सेक्टर भी ऐड होता है। स्टार्टिंग में 2 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड है बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिनको बिजनेस सेक्टर को नीड होती है। बिजनेस सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का यूज़ करके गुड्स का प्रोडक्शन करता है, जिनका यूज़ हाउस होल्ड सेक्टर करता है। इस तरीके से हमारी इकनॉमी के अंदर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड करता है। एक सेक्टर के पास कुछ चीज़ें होती हैं, दूसरे सेक्टर के पास कुछ चीज़ें होती हैं। जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो मनी का फ्लो होता है। हाउस होल्ड सेक्टर के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हाउस होल्ड सेक्टर से जब बिजनेस सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इधर जाएगा, तो बिजनेस सेक्टर से जो मनी का पेमेंट है ये किसकी तरफ जाएगा बेटा, हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जब फैक्टर्स की पेमेंट करेगी तो पैसा किसके पास आया, हाउस होल्ड सेक्टर के पास आएगा। इसी तरीके से बिजनेस सेक्टर ने फैक्टर्स का यूज़ करके गुड्स का प्रोडक्शन किया है, हाउस होल्ड सेक्टर उन गुड्स का यूज़ करेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फ्री में वो गुड्स देंगे। हाउस होल्ड सेक्टर उसके लिए पेमेंट करेगा, तो पैसा किसके पास जाएगा, बिजनेस सेक्टर के पास। तो इसी तरीके से मनी का फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में होता रहता है। उसके बाद 3rd सेक्टर इंक्लूड होता है गवर्नमेंट सेक्टर, सॉरी हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर सारा का सारा पैसा खर्च नहीं करते हैं। फ्यूचर सिक्योरिटी के पर्पज से कुछ पैसा वो सेव करते हैं, इसलिए इंट्रोड्यूस हुई है क्या, हमारी कैपिटल मार्केट। अगर हाउस होल्ड सेक्टर पैसा सेव करता है तो मनी का फ्लो होगा कैपिटल मार्केट में, अगर वो बोरो करता है तो मनी का फ्लो होगा हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। इसी तरीके से बिजनेस सेक्टर सेव करेगा पैसा कैपिटल मार्केट में और बोरो करेगा तो उसका फ्लो कहाँ होगा, बिजनेस सेक्टर की तरफ। गवर्नमेंट सेक्टर से भी पैसा बिजनेस सेक्टर की तरफ जाएगा, बिजनेस सेक्टर से पैसा आएगा। मनी का फ्लो एक बार बिजनेस सेक्टर की तरफ जाते हुए है, एक बार फ्लो क्या है, आते हुए। बिजनेस सेक्टर से पैसा हाउस गवर्नमेंट सेक्टर के पास आ रहा है, कैसे आएगा बेटा, जब वो करेगा टैक्स की पेमेंट। बिजनेस सेक्टर जब टैक्स की पेमेंट करता है तो पैसा कहाँ आता है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास। गवर्नमेंट जब उसको सब्सिडीज देती है बिजनेस सेक्टर को तो पैसा कहाँ जाएगा, बिजनेस सेक्टर के पास। इसी तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर से भी पैसा गवर्नमेंट सेक्टर के पास आता है। कब आएगा वो पैसा, जब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा बेटा, टैक्स पेमेंट। गवर्नमेंट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है टैक्स पेमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर से भी पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाता है, वो कैसे जाएगा, ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट हम लोग बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन को, बेरोज़गारी भत्ते को, स्कॉलरशिप को, जो गवर्नमेंट सेक्टर है फ्री ऑफ कॉस्ट पे हाउस होल्ड सेक्टर को देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। जिनके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, वो हाउस होल्ड सेक्टर को वो देती है। इसी तरीके से हमारे पास आता है 4th सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर भी से भी बिजनेस सेक्टर की तरफ पैसा आएगा और पैसा जाएगा। मैंने एरो लगा रखा है, आप इस मॉडल को 1 टाइम में समझ ना आए तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से ये मॉडल समझ आएगा। जब हम इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट का मतलब होता है बेटा बाहर से चीज़ें हमारी कंट्री में लेके आना। जब हम बाहर से चीज़ें, कोई गुड्स, कोई मशीनरी बाहर से हम परचेज करके लेके आएंगे तो हमारी कंट्री से पैसा है वो फॉरेन सेक्टर की तरफ जाएगा। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारी कंट्री से मशीनरी, गुड्स, गोल्ड, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब हम बाहर भेजते हैं तो हमारी कंट्री में वो क्या आता है, पैसे का इनफ्लो होता है। जब हम कोई गुड्स बाहर भेजेंगे दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए तो वहाँ से पैसा कहाँ आएगा, हमारी कंट्री में आएगा। इसी तरीके से हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से भी पैसा फॉरेन सेक्टर में जाता है और फॉरेन सेक्टर का पैसा हमारे हाउस होल्ड सेक्टर में भी आता है। कैसे आता है देखो, जब हमारे डॉक्टर, इंजीनियर
ये सर्विसेज देते हैं फ़ॉरेन में, तो वहाँ वो पैसा कमाकर हमारे इंडिया में वो पैसा भेजते हैं। अगर वहाँ का डॉक्टर इंजीनियर की, फ़ॉरेन के डॉक्टर इंजीनियर की सर्विसेज अगर हम ले रहे हैं तो हमें उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? फ़ॉरेन सेक्टर में। ठीक है। फ़ॉरेन सेक्टर का रिलेशन गवर्नमेंट सेक्टर के पास भी होता है। जब हम किसी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो बदले में हमें टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है। जब हम दूसरे देश से, दूसरी देश के जो फॉरेन सेक्टर है उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें हमारी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं टैरिफ। जब टैरिफ पेमेंट बाय अर कंट्री, जब हमारी कंट्री टैरिफ की पेमेंट करेगी तो पैसा जाएगा फॉरेन कंट्री में। और अगर फ़ॉरेन कंट्री हमारे देश की सर्विसेज ले रही है, हमारे से एक्सपोर्ट हो रहा है या हमसे वो कुछ लेके जा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री का टैक्स पेमेंट करके जाएगी। तो टैरिफ पेमेंट बाय फ़ॉरेन कंट्री, तो पैसे का फ्लो फ़ॉरेन कंट्री से हमारी तरफ होगा। ये था फोर्थ सेक्टर मॉडल। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको 2 बार देखना, ये आपको ज़रूर समझ आएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मैंने वही क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंस बिटवीन फ्लो एंड स्टॉक, एक्सप्लेन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। कुछ रीजंस पूछेंगे कि ये गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है, जैसे कि मशीनरी परचेज्ड बाय ए डीलर, ये फाइनल गुड्स होगी या इंटरमीडिएट गुड्स होगी। आप मुझे कमेंट में आंसर करना कि ये कौन सी गुड्स होंगी। ए कार परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, ये इंटरमीडिएट गुड्स है या ये कैपिटल गुड्स है या ये फाइनल गुड्स है। क्लॉथ यूज्ड बाय मेकिंग ए सोफ़ा सेट बाय कारपेंटर, कारपेंटर कोई क्लोथ्स यूज़ करता है सोफ़ा सेट बनाने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स है या ये फाइनल गुड्स है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, जस्टिफाई। क्या ये क्वेश्चन सही है? आप इसका आंसर करना। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स थे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरीके से आज ये फर्स्ट टॉपिक था। 10 डेज़ के अंदर, 5 डेज़ में मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवाऊंगी और 5 डेज़ में ही मैं आपको इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करवाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बार बार रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। अगर आप मेरे साथ तैयारी करोगे तो आप 80 आउट ऑफ 80 इकोनॉमिक्स में ज़रूर लोगे। थैंक यू। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड करने चाहिए, एक्सप्लेनेशन थोड़ा और ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।